हेलो बच्चों, एनवायरनमेंट अवेयरनेस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस की सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर चुके हैं जो हमारे बिगेस्ट एनवायरनमेंटल चैलेंजेस हैं, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हैं, आप उन लिंक में जा कर के इन वीडियोस को ज़रूर देखें। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है और इस जिम्मेवारी को हमें बहुत ही सहजता के साथ, सजगता के साथ निभाना होगा। हम खुद जागरूक होंगे तो हम अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं और हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट के प्रति उसको ईमानदारी के साथ और इफ़ेक्टिवली अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। आज इसी जो श्रृंखला है हमारी पर्यावरण के प्रति जागरूकता की, इसका आज ये हम 5th वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल्स के ऊपर एंड ओशियनिक डेड जोन्स के ऊपर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, इसको समझते हैं हम। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बच्चों आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, व्हाट आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज किन वजहों से हो रहा है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे हैज़ार्ड्स एंड इम्पैक्ट्स की। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर, और इससे हमें क्या खतरा है। हैज़ार्ड्स मीन्स खतरा, इम्पैक्ट्स मीन्स प्रभाव। तो बच्चों जो हमारी लर्निंग आउटकम रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद, ये हम यहाँ से सीख पाएंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, उसकी इंट्रोडक्शन हमें पता चलेगी। इसके बाद हमें पता चलेगा क्लाइमेट चेंज के वजह क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जो क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इससे हमारे लिए क्या खतरा है, हमारी अर्थ प्लैनेट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हमें समझना होगा वेदर होता क्या है। वेदर एंड क्लाइमेट आर टू वेरी क्लोज रिलेटेड वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हमें समझना होगा वेदर क्या होता है। तो वेदर बोलते हैं बच्चों हम, वेदर हिंदी में बोलें तो मौसम। ये आज से और कुछ घंटों से संबंधित होता है। जैसे अभी मौसम कैसा है, अभी बादल हैं, अभी बारिश हो रही है, अभी मौसम साफ़ है, अभी गर्मी है, आज का दिन रोज़ से ज़्यादा गर्म है, आज मौसम, आज का दिन ठंडा है। तो जो आज से संबंधित है, 1-2 दिन से संबंधित है, कुछ घंटों से संबंधित है, उसको बोलते हैं वेदर। वेदर हिंदी में मौसम। तो मौसम को हम बस खिड़की से बाहर झांक करके देख लो तो वो मौसम है। खिड़की से बाहर झांक करके देखो आज मौसम कैसा है, तो वो वेदर की हम बात कर रहे हैं जो अभी से संबंधित है। अभी बादल हैं, अभी मौसम साफ है, तो ये किससे के संबंधित बात हो रही है, मौसम से संबंधित बात हो रही है, वेदर से संबंधित बात हो रही है कि हम कुछ घंटों से संबंधित मौसम की जानकारी ले रहे हैं। और क्लाइमेट क्या होता है बच्चों, क्लाइमेट बोलते हैं हम, क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए 30+ ईयर्स लॉन्ग पीरियड। तो जो 30 से ज़्यादा साल से ज़्यादा की हमें मौसम की जानकारी दे, कि एवरेज का मतलब है कि जैसे अभी मंथ चला हुआ है जून का, तो जून का महीना कैसा होता है, ये पिछले 30 साल का रिकॉर्ड हम देख के बताएंगे कि जून का महीना गर्म होता है, जून के महीने में गर्मी होती है। तो ये जो है ये हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि एक एवरेज जो हमें जानकारी है पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री जो हमारे वेदर की है, उसके बेस पर जो हम डिसीज़न लेते हैं किसी मंथ के क्लाइमेट का, किसी महीने जो है साल के इन दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो साल के इन दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ये जो हम बात करते हैं, ये पिछले 30-40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, पिछले 30-40 साल का जो हमारा मौसम से संबंधित अनुभव है, उसके आधार पर जो हम बात करते हैं इसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट जो है बच्चों 30 से ज़्यादा साल का जो वेदर रिकॉर्ड है उसकी एवरेज होती है।
तो ये जनरली क्या हम बात करते हैं कि ये मौसम जो है साल के इन दिनों में कैसा रहेगा, ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी? एवरेज जो वेदर कंडीशन है पिछले 30-40 सालों की, उसके आधार पर हम जब बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं। हिंदी में क्लाइमेट बोलें तो जलवायु। इस पर्टिकुलर एरिया की जलवायु कैसी होगी, इस जियोग्राफिकल एरिया की जलवायु कैसी होगी, कैसी होती है? हिमाचल में मौसम ठंडा होता है, पंजाब में गर्मी होती है, राजस्थान में गर्मी होती है। तो ये क्या है, वहाँ की जलवायु है। ये पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड है कि हिमाचल में बर्फ़ गिरता है, राजस्थान में गर्मी रहती है, हमारे धर्मशाला में ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है दूसरे नंबर पर भारत में। तो इस तरह से ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जो ये क्या बताता है, वहाँ की क्लाइमेट को बताता है। तो क्लाइमेट का पता कैसे चल रहा है हमें? पिछले 30-40 साल से ज़्यादा का जो रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास, जो वहाँ का इतिहास हमारे पास अवेलेबल है उस जगह का, उसके आधार पर हम जो जानकारी रखते हैं उस जगह की जलवायु की, तो उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट। तो अब क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज क्या है बच्चों, कि ये जो एवरेज हमें जानकारी है कि जून के महीने में गर्मी होती है, अगस्त सितंबर में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में स्नोफॉल होता है। ये पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास, और ये हमारे वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये जलवायु जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट नहीं हो रहा है। जैसे जून में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अचानक से ठंड पड़ जा रही है। बारिश जो है वो अगर मानसून जुलाई में आता है, और कभी-कभी क्या हो रहा है कि मई महीने से ही जो बरसात जैसा मौसम है वो आ जा रहा है, मीन्स अनप्रेडिक्टेबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, कि जो हमारा जलवायु है वो परिवर्तित हो रहा है। ये वैसा नहीं रहा जैसा पिछले 30-40 साल से हम अनुभव करते आ रहे थे, ये वैसा नहीं रहा। अगर हम पिछले 30-40 साल से अनुभव करते आ रहे थे कि जून के महीने में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और अभी हम क्या अनुभव कर पा रहे हैं कि बरसात शुरू हो जा रही है, या जो गर्मी है वो जुलाई अगस्त तक रह रही है, बरसात आ ही नहीं रही है। तो इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं इसको, इसी जो अनप्रेडिक्टेबल जो इवेंट हो रहा है हमारी क्लाइमेट में, जलवायु में, इसी को हम बोल रहे हैं कि हमारी जलवायु परिवर्तित हो रही है। इसी को हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। जो हमने अभी पिछले 25-30-40 सालों से जो एक्सपीरियंस किया, जो हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा है, उसके हिसाब से जो मौसम नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से जो हमारा जलवायु है वैसा नहीं रहा है उस एरिया का, तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया है, वहाँ क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, व्हाट कॉजेज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो पिछले वीडियोस में भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है विस्तार से, अभी फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सनलाइट passes through the atmosphere to earth surface reflects back through the atmosphere to space। तो ये जो सनलाइट है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से होती हुई हमारी धरती पर गिरती है सूरज की किरणें, और क्या होता है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है वापस। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं तो जो हमारी गैसेज हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, कौन सी गैसेज? ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो ये जो गैसेज़ हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं, ये गैसेज़ इन रिफ्लेक्टेड किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसी को बोलते हैं कि ये जो गैसेज़ हैं हमारे वातावरण का जो तापमान है उसको बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? जो धरती से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एज इट इज़ सिमिलर टू दी ग्रीन हाउस, जो हम ग्रीन हाउस लगाते हैं
कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो हम ग्रीन हाउस लगाते हैं, ये इफ़ेक्ट सेम वैसा ही है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट लाइक बिग ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ ट्रैपिंग हीट। तो ये एक बड़े कंबल की तरह काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, और हमारी अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम द सन विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, एंड ग्रीन हाउस गैसेज आकर नेचुरली इन द एटमोसफेयर। विदाउट देम द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस। ऑल वाटर ऑन अर्थ वुड फ्रीज, द ओशियंस वुड टर्न टू आइस, एंड लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये हार्मफुल, इनको हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये हमारे लिए खतरा है। ग्रीन हाउस गैसेज तो हमारी अर्थ पर लाइफ को बनाने में हेल्प कर रही हैं, जो हमारी अर्थ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो धरती का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और सब कुछ जो है फ्रीज हो जाएगा, जो कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट है। तो इस तरह से हमने समझा कि ग्रीन हाउस गैसेज हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। अभी हो क्या रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो नेचुरल सिंक है वो है फॉरेस्ट्स, जो उसको बैलेंस मेंटेन रखती हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो जो प्लांट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एक बैलेंस जो है वो बना हुआ है। जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उतना ही हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, और जो नेचुरल सिंक हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। नेचुरल सिंक हैं फॉरेस्ट जो वनों का कटाव हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ईंधन का जलना है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का रिलीज़ है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। और जो उनकी कंजप्शन है, नेचुरल सिंक कौन है उनके, नेचुरल सिंक है प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो कट रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेज का हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, और जब इन ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू बन रहा है। जो हमारी अर्थ है वो नेचुरल जो हम उसकी टेम्परेचर था उससे बढ़ रहा है। तो 1880 से अब तक जो रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर में इंक्रीज़, वो 1 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज़ है वो हमारी अर्थ के टेम्परेचर का हो चुका है। देखने में तो बड़ा माइनर इंक्रीज़ लगता है बच्चों, लेकिन ये है बहुत ख़तरनाक। और क्या अनुमान लगाया जा रहा है हमारे साइंटिस्ट्स के द्वारा, जो ऑब्जर्वर हैं, जो नेचुरल जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनकी स्टडी क्या बोलती है कि 2100 जो हमारा सन आएगा, जो इतना जो अबाउट 80 ईयर्स लेटर, अब से 80 साल बाद क्या होगा कि धरती का तापमान अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो ये लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है हमारी सिविलाइजेशन के लिए, और जो भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ में रह रहे हैं उन सब के लिए ख़तरनाक है। देखने को तो ये 1 to 2 डिग्री सेल्सियस राइज जो है वो साउंड स्मॉल, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन क्या होता है बच्चों कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए ख़तरा है। जो हमारे लिए जैसे हमारे हेल्थ के लिए फीवर जो है वो प्रॉब्लम है, वैसे अर्थ का जब टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो वो भी हमारे लिए खतरा है। हमारी अर्थ के लिए खतरा मीन्स हमारी लाइफ के लिए खतरा। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड दी वाटर साइकिल क्या होगा बच्चों, अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऐसे ही बढ़ती गई तो वो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी,
और क्या होगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा तो या तो फ्लडिंग होगा, रेन स्टॉर्म्स होगा, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाएगी और कुछ एरियाज़ में ड्राफ्ट, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक डिज़ास्ट्रस क्लाइमेट चेंज जो है वो धरती फेस करेगी अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती गई, ग्रीन हाउस गैसेज इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो वाटर साइकिल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज अर्थ को फेस करना पड़ेगा। हैज़ार्ड्स एंड इम्पैक्ट्स क्या हैं? हैज़ार्ड्स होता है बच्चों खतरा, इम्पैक्ट्स होता है प्रभाव। तो क्लाइमेट चेंज से क्या खतरा है, क्या प्रभाव हैं इसके, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज, हैज़ार्ड्स एंड इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट चेंज exacerbating a range of weather related hazards around the world. Climate change makes some hazards more frequent. Climate change makes some hazards more intense. These hazards impact people around the world. The same hazard can have different impacts for different people. तो ये जो इसके प्रभाव हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज के, ये पूरी धरती पर होंगे और इसका जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इसका प्रभाव आपको कम देखने को मिले, लेकिन हो सकता है इसका प्रभाव किसी दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। जैसे अभी हमने बात करी क्लाइमेट चेंज की, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो पिछले 25-30 सालों का जो हमारा डाटा है वो मौसम के प्रति वो अभी वैसा नहीं हो रहा है जैसा पिछले 25-30 सालों से हो रहा था। जो ये मौसम की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हो सकता है हम अपने एरिया में इस चीज़ को कम महसूस करें, हमें यहाँ पर इसका एहसास कम हो, लेकिन इसी चीज़ का जो इफ़ेक्ट है, जो इसकी इंटेंसिटी है, वो किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ के लिए एक ख़तरा है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारे साइंटिस्ट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका एनालिसिस क्या बोलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना है, 0.3 टू 4.8 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। तो जो अभी से 80 साल के बाद लगभग जो टेम्परेचर में चेंज है वो इतना डिग्री राइज़ कर जाएगा अगर हम इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे तो। जिस रफ्तार से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उस रफ्तार से ये 4.8 डिग्री सेल्सियस तक राइज़ हो सकता है। Heat waves more often and last longer. एक्सट्रीम precipitation events, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, कुछ एरिया में सूखा पड़ सकता है, ड्राफ्ट कंडीशन पैदा हो सकती हैं, जो साइक्लोन्स हैं वो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, कुछ एरिया में स्नोफॉल कम हो सकता है, जहाँ अभी होता है वहाँ बंद हो सकता है होना, कुछ एरिया में जहाँ नहीं होता है वहाँ स्नोफॉल शुरू हो सकता है। तो इस तरह से सारी जो साइकिल है अर्थ के क्लाइमेट की वो डिस्टर्ब हो सकती है। Here are some climate and weather events impacted by climate change। तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं which hazards and impacts they might relate to। तो ये अभी आप अनुमान, आपका जो अनुमान है वो आप अभी इसको और सही डायरेक्शन दे सकते हैं इस डिस्कशन के बाद। जो चेंजिंग सीज़न है वो एक सबसे बड़ा हैज़ार्ड है। चेंजिंग सीज़न जो अभी हमने बात करी कि जो हमारी पिछले 25-30 सालों का या उससे भी पुराना जो हमारा इतिहास है क्लाइमेट से संबंधित, वेदर से संबंधित, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वैसा नहीं होता जैसा पिछले कई सालों से हो रहा था। जो हम जिस महीने में बारिश होती थी उस महीने में मौसम साफ़ रह रहा है, जिस महीने में मौसम साफ़ रहता था उस महीने बारिश हो रही है, जब गर्मी ज़्यादा होती थी उस टाइम हम ठंड महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है इसी को हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, सीजनल चेंज बोल रहे हैं। और इसके जो इम्पैक्ट हैं क्या हैं, क्रॉप्स में डाई, फार्मर्स में नीड टू चेंज क्रॉप्स, इनकम्स आर लॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज़ इंटरप्टेड, फाइनेंशियल लॉसेज, वाटर अवेलेबिलिटी। तो इस सीज़न चेंज की वजह से क्या होगा बच्चों, जो फसलें जिस मौसम में होती थी
अब वो फसलें उस मौसम में नहीं हो पाएंगी। अगर ये मौसम की साइकिल अगर चेंज होगी, जलवायु परिवर्तन हो गया, सीज़न चेंज हो गए, तो क्या होगा, जिस सीज़न में हमारी जो फसल हो रही थी वो उस सीज़न में उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो फसल हमारी डाई हो जाएगी, मर जाएगी, और उससे फार्मर्स को लॉस होगा। और जब हमें फूड नहीं मिलेगा तो सारी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। ड्रायर एंड लॉन्गर ड्राफ्ट्स, तो जो सूखा है, कुछ एरिया में तो अभी डिस्कस करा हमने, कुछ एरिया में जहाँ अभी कम बारिश होती है वहाँ बारिश ज़्यादा होने शुरू हो सकती है। जहाँ अभी सूखा है वहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, और जहाँ अभी सूखा है वहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, और जहाँ बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ सकता है। तो इस तरह से सारा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है अर्थ की, जो प्रेजेंट क्लाइमेट है, उस हिसाब से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स एंड हीट वेव्स, तो अभी क्या हो सकता है या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव्स जो हैं वो लंबे टाइम तक जो हैं वो रह रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फसलों का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, क्रॉप प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, और पानी की शॉर्टेज हो सकती है, फूड शॉर्टेज हो सकती है, एंड जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इस कंडीशन की वजह से। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और जब वो पिघलना शुरू होगी तो जो हमारे ओशियंस हैं उनका सी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल हैं। अगर हमारे जो पोलर आइस है और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट इसी रफ्तार से होते रहे जिस रफ्तार से अभी हो रहे हैं, तो जो हमारा जो ये ग्लोबल वार्मिंग है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है सनलाइट की, जो हमारे आइस एरियाज़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से होती है, तो वो होना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ होना जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फ्लडिंग इन लो लाइंग कोस्टल एरिया, जो हमारे समुद्र के किनारे जो एरिया हैं, कोस्टल एरिया जिनको बोलते हैं, तो वो फ्लडेड हो सकते हैं, वो पानी में डूब सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, वो जो वाइल्ड लाइफ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सी लेवल राइज, तो सी लेवल राइज अभी डिस्कस कर रहे हैं हम कि जब ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो जो आइस मेल्टिंग है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, तो आइस मेल्टिंग की वजह से जो हमारे ओशियन का पानी है, लेवल है, वो बढ़ जाएगा। अभी पिछले 100 ईयर्स में इतना सी राइज जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। पिछले 100 सालों में 17 सेंटीमीटर का राइज जो है वो सी लेवल में हुआ है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है। और इस रफ्तार से अगर ये होता रहा तो हमारे जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ हैं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ये खतरा है। कोस्टल इरोजन, हायर रिस्क ऑफ स्टॉर्म्स लीडिंग टू कोस्टल फ्लडिंग, साल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज, तो जो कोस्टल एरिया हैं वो जलमग्न भी हो जाएंगे, और क्या होगा कि जब समुद्र का पानी वहाँ का जो फ्रेश वाटर सोर्स है उसके साथ मिक्स होगा तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, और इस तरह से वहाँ पर लाइफ के जो सपोर्टिव अभी सर्वाइवल के लिए जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मोर इंटेंस रेनफॉल एंड इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ फ्लड्स, तो इसी की वजह से क्या होगा कि फ्लडिंग बढ़ जाएगी, जो लैंडस्लाइड्स हैं वो बढ़ जाएंगी, इरोजन होगा सॉइल का। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। तो देर आर मैनी चैलेंजेस ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम विंड एंड स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस वी कैन फेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अब कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मीन्स कम करना, हाउ वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्शन टेकन टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज का इम्पैक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो रिलीज़ है उसको हमें कंट्रोल करना होगा, उसको कम करना होगा।
और दूसरा जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, जो नेचुरल सिंक हैं, वो हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी, ट्रीज़ लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनको एब्जॉर्ब कर सकें और एक जो नेचुरल सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इम्प्रूव हो सके। तो हमारे पास दो रास्ते क्या हैं कि हम एक तो रिड्यूस करें जो ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज़ है उसको डिक्रीज़ करें, जो आर्टिफिशियल हम कर रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री लगा करके, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगा करके, ट्रांसपोर्टेशन से जो फ्यूल बर्न आउट होता है, उससे जो CO2 रिलीज़ होता है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं अवेयरनेस कैंपेनिंग से। और दूसरा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ लगाएं। तो दीज आर दी नेचुरल सिंक्स फॉर CO2। ये ऑटोमेटिकली हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो जो इसका इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैसेज़ का, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्लानिंग हम कर सकते हैं कि जितना चेंज हो चुका है, जो साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, जिन एरिया में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, वहाँ उसको अडॉप्ट कर लिया जाए और उसी हिसाब से वहाँ पर जो क्रॉप्स है, जो वहाँ की लाइवलीहुड है, उसको बैलेंस किया जाए, उसको अडॉप्ट करके क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर लिया जाए और वहाँ उसी के हिसाब से वहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो जनरेट किया जाए। दीज आर द स्टेप्स विच कैन डू टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आई होप कि आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज को समझ लिया होगा और अभी आप पहले से ज़्यादा अवेयर होंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में अब ज़्यादा आपकी समझ होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और जो हमारा जो गोल है, वी हैव नॉट ओनली अवेयर, वी हैव टू एक्ट अपॉन दिस। हमें सिर्फ अपने आप को जागरूक ही नहीं करना है, जागरूक करने के साथ साथ हमें इसके ऊपर काम भी करना है। तो मोर प्लांटेशन, मोर ट्रीज, सेव पेपर्स, save the go eco friendly products, यूज़ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के जो हमारे हाथ में है, जिनके ऊपर हम एक्ट अपॉन पॉलिसी अपना सकते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और इस सीरीज़ में हमने 5 वीडियोस में ये चर्चा पूरी की हमने एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में। अभी अगले वीडियो में हम यहाँ से जो क्विज़ेस बनती हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो कोर्स है क्लाइमेट चेंज का, ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस का, ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से जो डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर हमें पता होने चाहिए, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। अब अगला वीडियो जो होगा हमारा एनवायरनमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।